चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मलारी हाईवे पर लाता के पास एक बार फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ और लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। गनीमत यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, वहीं सड़क बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि हाईवे को खोलने का काम अब भी जारी है। नितिन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, चमोली संवाददाता हमारे साथ। नितिन, क्या कहता है प्रशासन, कब तक रास्ता खोल दिया जाएगा? भारी लैंडस्लाइड के चलते मलारी हाईवे बंद हुआ है। जी, प्रशासन का कहना है कि अभी मार्ग को सुचारू करने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि पहाड़ का पूरा हिस्सा टूटकर सड़क पर आया है, जैसे हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और यहीं पर अगर बात करें तो पिछले 30 से अधिक घंटे हो चुके हैं यहीं पर मोटर मार्ग बाधित था। बारिश की वजह से लगातार यहाँ पे पत्थर गिर रहे थे और आज बड़ा लैंडस्लाइड अभी सुबह यहाँ पे हुआ है, जिससे अगर बात करें तो नीति घाटी के लगभग 1 दर्जन से अधिक जो ग्रामीण इलाके हैं उसका संपर्क कट चुका है। इसके अलावा जो सेना के वाहन मलारी और नीति घाटी के लिए जाते हैं, सीमावर्ती इलाकों में जाते हैं, वो भी वहाँ पे आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने एक चुनौती जरूर है, क्योंकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब यहाँ पे मार्ग खोलने में तेजी लाएगा और बताया जा रहा है कि अतिरिक्त मशीनें भी वहाँ पे भेजी जाएंगी। और बीआरओ का कहना है कि समय रहते मार्ग को खोलने की कोशिश की जाएगी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना ज्यादा वहाँ पे मलबा गिरा है कि अभी और मार्ग खोलने में कम से कम 10 से 12 घंटों का समय और लग सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, नितिन सिंह। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से बंद हुए गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को बीआरओ और एनएच लोनीवी द्वारा खोल दिया गया है। सुबह सुबह भूस्खलन के चलते गंगोत्री बंद हुआ था और इसके अलावा आपको बता दें कि गंगोत्री हाईवे दरअसल बंद हुआ था और गंगोत्री हाईवे के साथ साथ बंदरकोट और गंगनानी के पास यमुनोत्री हाईवे किसाला के पास बंद हो गया था। मार्ग खुलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, हालांकि इन जगह पर लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच लगातार हाईवे पर बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है। केदारनाथ घाटी में जहां पर कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है, बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सोनप्रयाग में सड़क बंद हो गई थी, लेकिन अब सड़क खोल दी गई है। एनडीआरएफ और श्रद्धालुओं का जत्था यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि फंसा हुआ था। हालांकि अब रास्ते को खोल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच गिरे हैं बोल्डर। केदारनाथ हाईवे पर बोल्डर गिरे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पचवादून इलाके में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। विकासनगर के शिमला बाईपास इलाके में नदी नालों में आए पानी की वजह से लोगों को रपटे पार करने के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रपुर में मौजूद गोना नदी में भी उफान पर आ गई है गोना नदी, और इसी दौरान स्कॉर्पियो कार उफनती नदी को पार करने की कोशिश में फंस गई और पानी में फंस गई ये कार। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों की मदद से कार को पानी से बाहर निकाला गया। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जंगल में फॉरेस्ट टीम और वन तस्करों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। तराई केंद्रीय डिवीजन की पीपल पड़ाव रेंज में फॉरेस्ट टीम को वन तस्करों की मौजूदगी में खबर लगी। फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। फॉरेस्ट टीम को अपने करीब देखकर तस्करों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि फॉरेस्ट टीम ने भी जवाबी फायर किया और दोनों तरफ से 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है। तस्करों की फायरिंग में 4 वनकर्मी घायल हो गए, जिनमें रेंजर रूप और नारायण गौतम और इसके अलावा 3 फॉरेस्ट गार्ड शामिल हैं।
चारों घायलों को रुद्रपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर घायलों को देखने उधम सिंह नगर जिले के एसपी मणिकांत मिश्र भी पहुंचे। एसएसपी के मुताबिक फॉरेस्ट टीम पर फायर करने वालों में से एक की पहचान हुई है। पुलिस जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेगी। पुलिस शुक्रवार रात से ही तस्करों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। प्लाट संख्या 112-13 है, उसकी फायर लाइन पर वो लोग बैठे हुए थे। जैसे ही हमें देखा तो वो लोग खड़े हो गए और सीधे फायर करने लगे। हमारे द्वारा ही मौके फायर किए गए। जब उनको लगा कि हम घिर जाएंगे तो उन्होंने फिर सीधे फायर मारना शुरू किया, जिससे हम लोग को छर्रे लगे हैं। मौके से एक बाइक मिली है, 2 आरे मिले हैं, एक सागौन का पेड़ है जो आधा। अभी तक का ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। शैलेंद्र नेगी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, तस्करों ने वन कर्मचारियों पर गोली भी चलाई, गोली की आवाज भी सुनाई दी है। 4 फॉरेस्ट कर्मचारियों को गोली लगी है। अभी क्या क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, जो पीपल पड़ाव का ये पूरा इलाका है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है वन गुर्जर रहते हैं। तो ऐसे में जो वन गुर्जर हैं और उसके अलावा स्थानीय जो बहुत सारी राइट की बिरादरी है वो भी यहाँ पर रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ इस समय पुलिस दबिश दे रही है, क्योंकि फॉरेस्ट टीम में जो लोग मौजूद थे उसमें से एक व्यक्ति की पहचान की गई है जो वन तस्कर था उनके द्वारा। तो जो वन तस्कर है उसके घर पे छापेमारी तो की जा रही है, साथ में उसके आसपास जो लोग मौजूद थे उनके घरों में भी छापेमारी की जा रही है। और कल देर रात से ही जो है पुलिस और फॉरेस्ट की टीम जो है इलाके में दबिश दे रही है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन ये जो लोग हैं ये हैबिचुअल एक तरीके से ऑफेंडर्स हैं, जो लगातार इस तरीके से जो उधम सिंह नगर पे जिसका राई का जंगल है पूरा का पूरा, वहां पर इस तरीके से तस्करी करते रहते हैं। और जो सागौन, शीशम और खैर की लकड़ियां हैं वो इनके निशाने पर रहती हैं। तो वन विभाग को थोड़ा क्लू तो इनके बारे में है कि कौन कौन लोग हैं इलाके में तस्करी का काम करते हैं, और इसीलिए इनकी हर गतिविधि पर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजर रहती है। और इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं, पहले भी फॉरेस्ट एक्ट में इनके चालान कर चुके हैं, लेकिन अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है कि 4 फॉरेस्ट के कर्मचारी घायल हुए हैं, उसमें एक रेंजर भी शामिल है जो घायल हैं। उनका ऑपरेशन इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर में जारी है, क्योंकि उनके जो छर्रे थे वो उनके पेट के अंदर हैं, तो इसलिए उनका ऑपरेशन वहां पे किया जा रहा है। उनकी हालत फिलहाल खतरे से तो बाहर बताई जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा मामला इस तरीके से सरकारी टीम पर हमले का मामला है। तो इसलिए पुलिस और जो फॉरेस्ट की टीमें हैं वो लगातार इन सारे के सारे जो तस्कर हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र नेगी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमाऊं की तराई में मौजूद इन बेशकीमती जंगलों को बचाते हुए फॉरेस्ट के 4 कर्मचारी लकड़ी तस्करों की गोलियों का निशाना बन गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इनकी जान बच गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसी घटनाएं आखिर तराई के इस जंगल में आए दिन क्यों होती हैं? दूसरी तरफ आए दिन हो रही लकड़ी की तस्करी और वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए हो रखे लाइव इनकाउंटर्स के बाद वन महकमा अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहा है, ताकि तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके और मुठभेड़ होने की स्थिति में तस्करों को मार भागने से रोका जा सके। दरअसल तस्करों को भागने से रोकने के लिए भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जो तराई के हमारे जंगल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंगल हैं। इसमें खासतौर से शीशम है, खैर है, सागौन है, इस तरह का जो कमर्शियल टिम्बर है ये हमारा महत्वपूर्ण विद्यमान है। इसके अलावा टाइगर हैं, गुलदार हैं, ये सब चीज़ें भी है जिनको टारगेट करके जो पोचर हैं वो वन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं
और हमारे जो कर्मी हैं जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको टारगेट कर रहे हैं ताकि वो इसको अंजाम तक पहुंच सके। एक हफ्ते में 2-3 ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, तो उसके रिस्पांस में हम लोगों ने स्टाफ को ये निर्देशित किया है कि आप लोग कहीं पर भी जाएं तो एक बड़ा ग्रुप बना के उसमें गश्त करें। आइसोलेटेड 1-2 इंडिविजुअल्स उसमें ना जाएं, बढ़िया टीम बना के उसमें जाएं और उसके बाद वो उसमें अपनी कार्रवाई करें। बड़ी खबर चंपावत के बनबसा से आ रही है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की चेकिंग के दौरान 2 तस्कर अरेस्ट हुए हैं। एक के पास 7.65 mm के 40 कारतूस बरामद हुए हैं। एसएसबी ने दोनों तस्करों को बनबसा थाने की पुलिस के हवाले कर दिया है। एसएसबी हवाले से बताया गया है कि सतीश नैनवाल के पास 40 कारतूस बरामद हुए। वहीं मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक सतीश नैनवाल रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई हैं। कारतूस के साथ बनबसा में गिरफ्तारी मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया। करण माहरा ने कहा कि रानीखेत विधायक के भाई अवैध कारतूस के साथ पकड़े गए हैं। अब सरकार और पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। आरोपी को अगर बचाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। और कारतूस मामले को लेकर आरोपी सतीश नैनवाल के भाई प्रमोद नैनवाल ने कहा कि मैं कारतूस लेकर नहीं जा रहा, मेरा भाई अलग है, उसका परिवार अलग है। आज प्रमोद नैनवाल जो विधायक हैं, उनके छोटे भाई सतीश नैनवाल नेपाल सीमा पर अवैध गोलियों के साथ पकड़े गए हैं। 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल ने उनको 7.65 ml कारतूसों के साथ पकड़ा है, जिसकी संख्या लगभग 40 बताई गई है। और भी कुछ अवैध सामान पकड़ा गया है, जो मुझे समाचारों से पता चला है, जो पोर्टल में चीजें आई उससे पता चल रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन अब उनको बचाने की कवायद कर रहा है। मेरा भाई, उसका परिवार अलग है, उसका घर अलग है, वो मेरे से अलग रहता है। क्योंकि उसको टारगेट इसलिए इतनी छोटी सी गलती के लिए, गलती हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलती हुई है, उससे छोटी सी गलती हुई है। क्योंकि रसीद जो जल्दीबाजी में निकाल देते थे, कॉटेज घर निकाल देते थे, वो कानून के हिसाब से उसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें जो विधि, मैं कह रहा हूँ भूल हो गई, उससे भूल से अपनी कॉटेज निकालना भूल गया, जो लाइसेंसी है। जिंदा कारतूस के साथ बनबसा में गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया। बीजेपी के पाप के घड़े में एक बूंद और, ये कहा गया। कंप्लेंट के बाद रानीखेत विधायक के भाई अवैध कारतूस के साथ पकड़े गए और सरकार और दरअसल एक बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आ रही है, जो हम आपको बता दें, जहां पर नाबालिग के साथ रैगिंग और शोषण मामले को लेकर पुलिस स्कूल प्रबंधन से पूछताछ कर सकती है। पुलिस नाबालिग और उसके परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ कर चुकी है। पुलिस की पूछताछ में पीड़ित छात्र ने 5 लोगों का नाम लिया है। आपको बता दें, छात्र असम का रहने वाला है और देहरादून के नामी स्कूल के बोर्डिंग में रहता था। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वरुणावत पर्वत पर हो रहे भूस्खलन पर सर्वे शुरू हो गया है, जिसके लिए टीएचडीसी सहित जीएसआई और यूएलएमएमसी के विशेषज्ञों की टीम यहां पर पहुंची हुई है। विशेषज्ञों की टीम कल देर शाम को वरुणावत भूस्खलन का जायजा लेने पहुंची। आज प्रभावित क्षेत्र का टीम दौरा करेगी और भूस्खलन के चलते अपनी रिपोर्ट शासन को देगी।
और आगे बढ़ते हैं अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर हर्षिल बाजार में एक दुकान आग की चपेट में आने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद पहुंची फायर सर्विस के लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया है। हालांकि आग में जलकर दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निकाय चुनाव की तारीखें लगभग तय कर दी हैं और नैनीताल हाईकोर्ट में दिए गए जवाब में सरकार ने संभावित तारीखें बता दी हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 25 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। उत्तराखंड में लगातार टलते जा रहे निकाय चुनाव पर आखिरकार फाइनल डेट आ गई है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश किया है और 25 दिसंबर तक निकायों के चुनाव कराने का दावा किया है। साथ ही 30 सितंबर तक आरक्षण रोस्टर तैयार करने की भी बात कही है। हाई कोर्ट में दाखिल चुनावी कार्यक्रम में 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ 25 दिसंबर तक चुनाव खत्म करने का दावा सरकार ने किया है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी जनहित याचिकाओं को बंद कर दिया। उन्होंने जो समय सूची दी है उसके अनुसार 25 दिसंबर तक पूरी पालिकाओं के निर्वाचन करा दिए जाए और आयोग की ओर से माननीय न्यायालय को बताया गया कि पुनरीक्षण का कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया गया है और अगर राज्य सरकार रिजर्वेशन का काम भी पूरा कर दे तो हम राज्य सरकार के इस कार्यक्रम के अनुसार इलेक्शन करवा देंगे। दरअसल सरकार ने चौथी बार चुनाव कराने की बात कोर्ट में कही है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को अभी भी कम ही यकीन है। 2 दिसंबर 2023 के बाद प्रशासकों के हवाले निकाय है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि चुनाव न करा पाना सरकार का फेल्योर है। हालांकि याचिकाकर्ता अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है।